नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मुगल वंश को पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला जो शासक है यह बाबर होगा और इसे हम लोग एक एक प्रत्येक शासक को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं इसमें आपको मिल जाएगा। इसे आप अच्छे से तैयार करें, मेरे साथ में इसका नोट्स भी बना लें। इसके बाद जो है आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट जैसे घटना चक्र है या प्रीवियस ईयर या कहीं से भी आप जो है एक बार प्रैक्टिस करें। निश्चित ही अगर 100 प्रश्न होगा तो उसमें आपको लगभग 80 to 90% आप उसे बना लेंगे और जो नए प्रश्न आते हैं उन्हें आप अपने नोट में ऐड करें। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इस पर जो है पूरा एकदम लंबा चौड़ा इस पर हम लोग को क्लास करना है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप एक बार प्रॉपरली पढ़ लें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बना लें इस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, निश्चित ही बनेगा। और जो नया क्वेश्चन मिलता है उसे आप नोट डाउन कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बाबर। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। और इससे पहले हम लोगों ने अरब आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखें। तो दोस्तों देखिए, मुगल वंश का जो है ये 1526 से 1707 तक है पहला फर्स्ट स्टेज। उसके बाद दूसरा जो है 1857 तक, ये इसका मुगल काल या उत्तर मुगल काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मुगल काल को भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल जो है वो किसे कहा जाता है। ये तो मुगल काल जो है ये द्वितीय कहा जाता है, लेकिन आपको बताना है फर्स्ट जो है ये कौन सा है। मुगल में सबसे पहले हम लोग जो है बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। ये सभी को पता है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने की थी। बाबर का जन्म देखिए 1483 ईस्वी में, ठीक है, ये फरगना में हुआ था जो कि तुर्की में है। ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ? 1483, फरगना तुर्की में। देखिए, बाबर के जो पिता थे ये थे उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा बाबर का पिता था और ये जो है तैमूर वंश से संबंधित था। ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा गया है। बाबर का जो फादर था उमर शेख मिर्जा किस वंश से था? तो तैमूर वंश से। जबकि उसकी माँ जो थी बाबर की, कुतलुग निगार बेग, ठीक है, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कुतलुग निगार बेग, जो कि चंगेज वंश से थी। तो ध्यान रखना है आपको, बाबर का पिता जो है ये तैमूर वंश का था और माँ जो है ये चंगेज खान के वंश से थी। देखिए, बाबर के बारे में अब कुछ बातें जानते हैं। बाबर के अल्पकाल में ही, मतलब जब बाबर काफ़ी छोटा था उसी दौरान जो है इसके फादर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अल्पकाल में इसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह जो है कम उम्र में ही फरगना का शासक बना। अब कम उम्र में फरगना का शासक बन जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसके जो सामंत होंगे वे सभी जो है सत्ता को पाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ही हुआ। इसके सामंतों ने ही जो है आक्रमण कर दिया, जिसके बाद बाबर को मजबूरी में या विवश होकर समरकंद छोड़ना पड़ा। माफ करें, उसको जो है अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और वह गद्दी छोड़ करके समरकंद चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि इस समय में जो है उसके अपनों ने ही, उसके सामंतों ने ही उस पर आक्रमण किया, जिस कारण से उसे तुर्की छोड़ के समरकंद वह गया। उसने वहाँ के शासकों को पराजित किया और खुद जो है समरकंद का शासक बन गया। उसके बाद देखिए 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध, ध्यान रखें, सर ए पुल का युद्ध जो है बाबर एवं शैबानी खां के बीच हुआ। ठीक है, सर ए पुल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर एवं शैबानी खां। आपसे सवाल पूछ सकता है कि सर ए पुल के युद्ध में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो देखिए, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है ना।
तो ध्यान रखें 1502 में सर ए पुल का युद्ध बाबर और सैवानी खां के बीच हुआ, जिसमें कि देखिए बाबर जो है ये हार गया। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद इसे समरकंद से भी भागना पड़ा। इसके लाइफ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यह जो है जो अपना इस्टेब्लिशमेंट चाह रहा था, किसी एक जगह पर अपनी स्थायित्व को बसाने की पाने की कोशिश कर रहा था, वो इसके साथ नहीं हो पा रहा था। इसे कुछ ही दिनों में जो है जहाँ ये जाता वहाँ से इसे कुछ ही दिनों में इसको दूसरी जगह जाना पड़ता था। फिर देखिए 1504 ईस्वी में बाबर ने जो है अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पर आक्रमण किया। ठीक है, और यहाँ पर इसे जीत हासिल हुई। इस जीत के बाद बाबर ने जो है पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, देखिए तुर्क से समरकंद, समरकंद से जो है वहाँ से भी उसे भागना पड़ा सरे पुल के युद्ध में, वह हार गया। जिसके बाद यह अफगानिस्तान में जो है इसने काबुल और कंधार पर आक्रमण कर लिया और जीत भी गया, जिसके बाद इसने खुद को पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण कर ली। अब देखिए एक तो ये जो है अपना जिस जगह पर था वहां से हट के दूसरे जगह गया, दूसरे से तीसरी जगह, तीसरे से चौथी जगह गया। तो इन सब के कारण जो है ये जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट जो है एक जगह नहीं कर पा रहा था, और जब अफगानिस्तान में से आया तो भारी आर्थिक तंगी हुई। तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बाबर ने 1519 में पहली बार हिंदुस्तान के बाजौर के भेरागढ़ के किले पर आक्रमण किया। ध्यान रखिए सवाल पूछ लेगा पहली बार बाबर ने कब आक्रमण किया था, तो ध्यान रखें 1519 में। यह पूछ ले कि पहली बार बाबर ने कहां पर आक्रमण किया, तो ध्यान रखें बाजौर के भेरागढ़ किले पे। यह सवाल आपसे पूछ ले बाजौर के भेरागढ़ किले पर किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था, तो यह भी ध्यान रखना है यह भी बाबर ही था। एक ही पॉइंट को तीन तरीके से आपसे पूछ सकता है। देखिए इस आक्रमण के दौरान, भेरागढ़ आक्रमण के दौरान बाबर ने जो है तोप और गोले का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए भेरागढ़ आक्रमण में इसने लूटपाट की। इसके बाद अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए ही बाबर ने 3 बार और जो है आक्रमण किया, जो कि सिंध और कश्मीर पर किया। ठीक है, अब देखिए बाबर जो है आक्रमण करता, यहाँ से संपत्ति की लूट कर लेता और पुनः जो है चला जाता था। लेकिन उस समय जो है लोधी डायनेस्टी थी भारत में, इसके कुछ दुश्मन भी थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि बाबर को इनवाइट किया था कि वो यहाँ पर आए, आक्रमण करे और लोधी को हराए। ठीक है, इसके पीछे उन लोगों की मंशा थी कि इसके बाद जो है उन्हें सत्ता मिलेगी। जैसे देखिए पंजाब का जो है इक़्तिदार कह लें आप, सामंत कह लें, पंजाब का था दौलत खान लोधी। ठीक है, दिल्ली का आलम खान लोधी और आगरा का था जो शासक था उस दौरान दौलत खान लोधी। ये जो है देखिए इन लोगों ने आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। ठीक है, फिर देखिए बाबर जो है भारत आया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। ध्यान रखें डेट के साथ पूछा जाता है पानीपत का पहला युद्ध क्या हो कब हुआ, तो 21 अप्रैल को भी ध्यान में रखना है 1526। अब देखिए इसमें जो है सेना का अरेंजमेंट बाबर ने कुछ इस प्रकार से किया था कि एक तरफ इसने जो है इस तरफ इसने जो है खाई करवा दी। ठीक है, गड्ढे खुदवा दिए, और एक इस तरफ जो है यमुना नदी स्थित है, यमुना नदी के किनारे जो है। उसके बाद क्या किया इसने अपने सैनिकों को त्रिकोण रूप से खड़ा किया और आगे में जो है देख रहे हैं आप ये गोल डॉट तोप और गोले को स्थित कर दिया। एक तरफ खाई दूसरी तरफ नदी, इधर सेना जो है त्रिकोण स्थिति में खड़ा कर दी। ये नीति जो है देखिए इस नीति को कहा जाता है तुगलकमा नीति। तो ध्यान रखें बाबर ने युद्ध जीतने के लिए तुगलमा नीति का प्रयोग किया था और तोपों को जो है उसने उस्मानी विधि से सजाया था। देखिए ये सवाल भी पूछा गया आपका कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो तोपों को किस विधि से सजाया था, तो ध्यान रखें उस्मानी, और युद्ध लड़ने की जो प्रक्रिया थी उसे तुगलकमा नीति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबर का जो
प्रमुख तोपची था, ये भी आप ध्यान रखें, कई दफ़ा पूछा गया है। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान जो है ये दो व्यक्ति बाबर के प्रमुख तोपची थे। अब देखिए इस तरह से जो उसने अरेंजमेंट किया हुआ था, इधर तो खाई थी, इधर नदी, और यहाँ पर तोप, इधर उसके सैनिक थे। तो जो सैनिक इधर बढ़ते उन्हें तोप का सामना करना पड़ता था, और यहाँ के सैनिक जो थे उनकी ज़्यादा क्षति भी नहीं होती थी, क्योंकि तोप वाले सैनिक जो होते थे वे ही सामने वाले को परास्त कर देते थे, और इधर के सैनिक जो हैं ये ना इधर जा सकते थे ना इधर जा सकते थे। तो बाबर ने लगभग जो है उन्हें एक जगह पर फिक्स कर दिया था, और इसलिए शायद वो जो काफ़ी कम सेना के साथ एक उसने जो है एक बड़ी सेना को परास्त किया था। तो ध्यान क्या रखना है, बाबर के प्रमुख तोपची ये कौन है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। फिर देखिए 21 अप्रैल 1526 को हम लोगों ने पढ़ा कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई, और इब्राहिम लोदी जो है यह युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो ये होगा अपना इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए मुगलों ने जब भारत की केंद्रीय सत्ता को हरा दिया, लोदी को हरा दिया, उसके बाद उन्होंने जो है यहीं पर रहने का विचार बनाया, और अपना जो है अपनी राजधानी जो है आगरा को ही बना ली। ठीक है। लेकिन जिसने भी बाबर को निमंत्रण दिया था, दौलत खान लोदी, है ना, तो इन लोगों के लिए अब समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि इनका मानना था कि ये लोदी को हराएगा या आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा, पुनः चला जाएगा। लेकिन इसने जो है ऐसा किया नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बना ली, आगरा में। अब देखिए पानीपत युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने जो है काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि काबुली मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था, तो ध्यान रखना है किसने, बाबर ने। और बाबर ने जो है शाहरुख नाम के सिक्के चलवाए थे। यह सवाल हाल फिलहाल के एग्जामों में कई दफ़ा पूछा गया है कि शाहरुख नाम के सिक्के किसने चलाए थे, तो ध्यान रखना है आपको, बाबर ने। और पानीपत की जीत के उपलक्ष्य में ही कंधार में इसने बाबरी सिक्के भी चलवाए। तो ध्यान क्या रखना है कि बाबर ने जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीता, इब्राहिम लोदी मारा गया, और युद्ध क्षेत्र में मरने वाला इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान बना। ठीक है। उसके बाद बाबर ने अपनी राजधानी आगरा में बना ली, जहाँ पर पहले से थी राजधानी लोदियों की। उसके बाद देखिए जब ये जीत गया तो उस जीत के उपलक्ष्य में इसने काबुली मस्जिद और काबुली बाग को बनवाया। साथ ही जो है इसने शाहरुख नाम के नए सिक्के चलवाए और बाबरी सिक्के भी चलवाए। फिर देखिए जीत के बाद इसने जो है अपनी काबुल की जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे। कहा जाता है कि प्रत्येक घरों में जो है एक एक इसने सिक्के बंटवाए, और इसकी इस उदारता को लेकर जो है काबुल के लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर ने। क्यों? क्योंकि इसने जो है पानीपत में युद्ध जीत के बाद काबुल के प्रत्येक घर में एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया, इसलिए काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी। फिर देखिए 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई दफा। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में। किसके किसके बीच, बाबर एवं राणा संगा के बीच। देखिए ये युद्ध क्यों हुआ ये भी जान ले। देखिए जब बाबर ने जो है यहाँ पर आक्रमण करने की सोची थी, तो उस समय राणा संगा ने बाबर को हेल्प करने की बात कही थी। ठीक है। लेकिन जब बाबर ने आक्रमण किया तो राणा संगा ने मदद नहीं किया। ठीक है। तो दोनों के बीच विवाद का मुख्य कारण यही था कि जो प्रॉमिस है वो राणा संगा ने तोड़ा, इसलिए बाबर ने जो है उस पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखना है इस युद्ध में महमूद लोदी एवं मालवा शासक जो थे मेदिनी राय राणा संगा के साथ थे। क्योंकि देखिए ये जो राणा संगा के साथ थे ये इनकी मंशा थी कि बाबर भारत आएगा, आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा, पुनः चला जाएगा। और जब
चला जाएगा तो फिर सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसलिए जिन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया था वे सभी एकजुट होकर बाबर के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे देखिए कि आप यहाँ ध्यान दें, महमूद लोदी, ठीक है, ये इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। फिर देखिए मालवा शासक मेदिनी राय ये और राणा संगा, इन तीनों ने जो है संयुक्त सेना की और बाबर के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में भी जो है बाबर जीत गया। फिर देखिए चूंकि 3 बड़ी शक्तियां एक साथ थी इसकी जानकारी बाबर को थी, और राणा संगा, इब्राहिम माफ करें महमूद लोदी और मालवा का शासक मेदिनी राय, इनके पास विशाल सेनाएं थी और बाबर जानता था कि ये तीनों संयुक्त रूप से लड़ने वाले हैं। तो इस युद्ध में जीत के लिए बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था। ध्यान रखें, आप सवाल पूछ सकता है आपको, ठीक है, किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो खानवा युद्ध के दौरान उसने ये नारा देकर अपने सैनिकों को मोटिवेट किया, ठीक है, ताकि कम सैनिक जो हैं ये हताश ना हो कि उधर जो है बड़ी सेना है या वे नहीं जीत पाएंगे। एक तरह से उसने जो है मोटिवेट किया अपने सैनिकों को, जिहाद का नारा दिया, और इसी जोश के साथ जो है उसने अपने सैनिकों को युद्ध में भेजा और खानवा युद्ध में भी जो है उसकी जीत हो गई, ठीक है। खानवा युद्ध में जीत के बाद देखिए बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ध्यान रखना है आपको, बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में जीत के बाद धारण की? तो खानवा युद्ध के बाद। गाजी का अर्थ है काफिरों को मारने वाला। उसने तरह तरह से अपने सैनिकों को भड़काया और युद्ध में भेजा। फिर देखिए 1527-28 के बीच में जो है बाबर के सेनापति ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना है, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने नहीं बल्कि उसके सेनापति मीर बाकी नामक एक व्यक्ति था, उसने करवाया था। फिर देखिए 1527 में तो बाबर ने खानवा युद्ध जीता। उसमें कौन कौन थे? तो महमूद लोदी, ठीक है, राणा संगा और मेदिनी राय, ठीक है। इसके बाद 1 साल के बाद जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है चंदेरी का युद्ध हुआ। क्यों हुआ आपको बेटर पता है, क्योंकि खानवा युद्ध में जो है मेदिनी राय राणा संगा के साथ था, इसलिए 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी जो है बाबर जीता, और इसी युद्ध के दौरान, चंदेरी युद्ध के दौरान ने जो है बाबर ने पहली बार जौहर प्रथा को देखा था। यह प्रथा ऐसी थी कि जो राजपूत रानियां होती थी एवं महिलाएं जो होती थी, अपनी सुरक्षा हेतु, दूसरों से अपनी सुरक्षा हेतु वे जो हैं संयुक्त रूप से अग्नि में जो है वास कर जाती थी। तो ये प्रथा जो है जौहर कहलाती थी, और बाबर ने पहली बार जो है जौहर प्रथा देखा था चंदेरी के युद्ध में। फिर देखिए उसके 1 साल के बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और अफगानों के बीच, ठीक है। इसमें भी जो है बाबर जीता, लेकिन इस युद्ध में युद्ध के दौरान जो है बाबर घायल हो गया था, और 1 साल के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसे जो है पहले आगरा में दफनाया गया, जो कि उस समय मुगलों की राजधानी थी, लेकिन उसके बाद जो है उसे अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया। तो ध्यान रखें, बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आराम बाग में। उसके पश्चात जो है इसे काबुल में दफनाया गया। तो ध्यान रखना है, देखिए पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा 27 में, है ना, 28 में आपका चंदेरी, 29 में घाघरा। तो ये सब युद्ध जो है इसे आप विशेष ध्यान में रखें। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर देखिए बाबर ने जो है तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा को लिखा था, तुर्की लैंग्वेज में, ध्यान रखें आप। और इस बाबरनामा को तुर्की से फारसी में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ध्यान में रखना है, यह सवाल कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ध्यान रखें, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया।
अकबर के काल में ये किया था अनुवाद। और बाबर ने जो है अपने आत्मकथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। यह सवाल भी कई दफा पूछा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस जो है विजयनगर के किस शासक के बारे में चर्चा की है, तो ध्यान रखें कृष्णदेव राय के बारे में। तो दोस्तों बाबर से संबंधित इतने महत्वपूर्ण फैक्ट थे और सारे फैक्ट, इसमें किसी भी फैक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। ये तो आपको आने चाहिए। इतने फैक्ट पढ़ने के बाद आप इसे याद कर लें और टेस्ट लगा लें, देखिए निश्चित ही जो है आपसे प्रश्न बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।